बिहार में चुनाव आयोग की बैठक समाप्त, जल्द लगेगी आचार संहिता। एनडीए की ओर से भाजपा ने 1 या 2 चरणों में मतदान कराने सहित 16 सूत्री सुझाव पत्र सौंपा, तो वहीं जदयू की ओर से महाराष्ट्र राज्य का हवाला देकर एक ही चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया गया। परंतु एक चरण में होते हैं तो बिहार में मच जाएगी अफरा तफरी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में जल्द ही आचार संहिता लागू होने वाला है। इसको लेकर जहां पहले से खबर थी कि 4 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन आयोग बिहार दौरे पर आएगी, यहां पर शनिवार यानी आज ही निर्वाचन आयोग की अहम बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा किया गया और बिहार के 12 पंजीकृत राष्ट्रीय दलों के साथ बड़े दलों के साथ यह बैठक संपन्न हुई। इसमें अहम दिशा निर्देश दिए गए, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु एनडीए की ओर से जहां भाजपा के द्वारा 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने संबंधी सुझाव दिया गया है, साथ ही साथ पर्दा नशी के ऊपर भी सुझाव दिया गया है, तो वहीं जदयू की ओर से सिर्फ एक चरण में ही चुनाव कराने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर क्या फर्क पड़ेगा बिहार में, बिहार की जनता, और क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगी बिहार में अगर 1 या 2 चरण में होते हैं। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं वही गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा बिल्कुल सच और सटीक विश्लेषणों से आपको हमेशा ही बिहार चुनाव से संबंधित मुद्दों से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों आज ही निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की बैठक संपन्न हो गई। सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग के ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बिहार में जो भी धार्मिक स्थलों पर मतदान केंद्र है उसमें बदलाव किया जाएगा और उसे सरकारी संस्थान या फिर अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावे 17C संबंधी तमाम पोलिंग एजेंटों को भी बातें और सुझाव दी गई है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम पार्टियों को यह सुझाव दिया गया है कि अपने अपने पोलिंग एजेंट को इस बात से आश्वस्त कर दे कि चुनाव समाप्ति के उपरांत अविलंब ही बूथ को ना छोड़े। साथ ही साथ वहाँ जो पोलिंग ऑफिसर होंगे उनसे 17C फॉर्म जरूर ले ले। 17C पर कितने मतदाताओं के द्वारा वोट डाला गया, आखिर कुल मतों की संख्या कितनी थी, कितने महिलाओं ने वोट डाला, कितने पुरुषों ने वोट डाले और उसके बाद इसका प्रतिशत क्या रहा, यह साइन और मुहर के साथ दिया जाता है। चुनाव आयोग की ओर से यह कथन था कि अगर उस समय 17C ले लिया जाता है तो बाद में निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लग सकेगा, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर सुझाव भी मांगे गए थे, परंतु सुझाव के क्रम में भाजपा की ओर से 16 सूत्री सुझाव प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसके क्रम में अहम माना जा रहा है 2 मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें 1 या अधिकतम 2 चरणों में बिहार में चुनाव संपन्न कराने का सुझाव भाजपा की ओर से इस सुझाव पत्र में दिया गया। साथ ही साथ पर्दा नशी के लिए जो भी महिलाएं अपने चेहरे को ढक कर आएगी 100% उनके चेहरे का मिलान मतदाता सूची यानी वोटर आईडी कार्ड से मिलाकर होने के बाद ही उन्हें वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए, यह सुझाव दिया गया है। अब आइए दोस्तों, ये तो सुझाव भाजपा की ओर से हुई, परंतु बड़ा सुझाव दिया गया है जदयू की ओर से। जदयू के भी यानी कुल 12 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, परंतु जदयू की ओर से जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के द्वारा बताया गया कि हमारी ओर से एक चरण में ही चुनाव कराने की बातें कही गई है। हमने सुझाव दिया है कि एक चरण में ही चुनाव कराया जाए। वहीं पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा भी कहा गया कि हमने कहा है कि एक चरण में चुनाव कराया जाए, और ऐसा इसलिए कि जब महाराष्ट्र राज्य में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में आखिर क्यों नहीं हो सकते। बिहार की प्रशासनिक और सुरक्षात्मक व्यवस्था बहुत ठीक है, इसके आधार पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराया जाए। अब आइए दोस्तों, एनडीए जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की ओर से सबसे बड़े मुद्दे कि आखिर एक चरण में मतदान कराया जाए, या फिर भाजपा की ओर से कहा गया कि अधिकतम 2 चरणों में मतदान कराया जाए। वहीं पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि बिहार में छठ महापर्व के अवसर पर तमाम मजदूर अन्य राज्यों से बिहार में आएंगे, उन्हें वोट डालने का यह अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। इन बातों पर ध्यान चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए। साथ ही साथ उनकी ओर से कहा गया
कि छठ पर्व के तुरंत बाद ही, यानी उनका कहना था कि आचार संहिता लागू होने के 28 दिन पूरा हो जाने के बाद किसी भी वक्त चुनाव कराया जा सकता है। इस रणनीति के तहत चुनाव कराया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा था कि हर बिहार से बाहर के वासी जो पर्व के अवसर पर यहाँ आएंगे बिहार में, उन्हें चुनाव का अवसर मिल जाए और इस आधार पर बिहार में एक चरणों में ही चुनाव संपन्न करा लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि अपने अपने स्तर से तो दलीलें प्रस्तुत कर दी गई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जदयू प्रदेश अध्यक्ष की ओर से महाराष्ट्र राज्य का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर महाराष्ट्र राज्य में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। अब यहाँ पर हम बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है, जबकि बिहार विकासशील है, विकसित नहीं है। महाराष्ट्र में सब कुछ अच्छे हैं, महाराष्ट्र के लोग विकसित है, महाराष्ट्र की सड़क विकसित है, महाराष्ट्र की जनता विकसित है, महाराष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था विकसित है। तो इस आधार पर सब, और महाराष्ट्र में कमी देख लिया जाए तो महाराष्ट्र की जनसंख्या बहुत कम है बिहार के मामले में। तो इस आधार पर अब आइए बिहार की तुलना करते हैं। बिहार की सड़कें आज भी उतनी विकसित नहीं है। बिहार तो यूं ही और विकसित नहीं बल्कि विकासशील है। उसके बाद बिहार की जनता विकसित नहीं है। अब आइए बिहार की जनसंख्या पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। इन तमाम मुद्दों पर अगर गौर किया जाता है तो यहाँ पर महाराष्ट्र का बिहार से तुलना या फिर तुलना बिहार का महाराष्ट्र से तुलना यह संभव प्रतीत नहीं होता है। इसके आधार पर यहाँ चुनाव संपन्न एक चरण में नहीं कराए जा सकते हैं। और तर्क के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में एक या दो चरणों में चुनाव संपन्न होते हैं तो अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात कि बिहार एक बड़ा राज्य है, और सबसे दूसरी बड़ी बात होती है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत ही काफ़ी सोची समझी के साथ भरी संख्या और प्रशिक्षित रूप में चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में प्रशासनिक व्यवस्था का अहम रोल होता है। अगर एक चरण में चुनाव कराए जाते हैं या फिर दो ही चरण में चुनाव कराए जाते हैं तो आखिर प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से सुदृढ़ हो पाएगी? आखिर उतने फोर्स कहाँ से आ पाएंगे? और जब तक डटे रूप में और काफ़ी संख्या में फोर्स नहीं रहेंगे, निष्पक्ष रूप में चुनाव कदापि संपन्न नहीं होंगे। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हुई दोस्तों। अब आइए सड़क की व्यवस्था। जब 5 चरण में बिहार में चुनाव होते हैं तो सड़कों पर कतारें लगते हुए जब चुनाव समाप्ति के बाद बैलेट बॉक्स जमा करने की बातें आती है तो लंबी कतारें 3-3, 4-4 किलोमीटर की लग जाती है। सब कुछ तो सरकार ले आएगी। मान लिया जाता है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन या फोर्स बिहार से बाहर का ला दिया जाए तो संभव है, लेकिन सड़क और रूट कहाँ से बिहार सरकार लाएगी? और उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। जब शाम 7 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर पोलिंग कर्मचारी चलते हैं बॉक्स जमा करने के लिए कलेक्शन सेंटर पर, तो आते आते लगभग आधी रात समाप्त हो जाती है। बीच में गाड़ियां फंसी रहती है। ये बातें मैं बता रहा हूं जब 5 चरणों में चुनाव होते हैं। लेकिन अब अगर वहीं पर 1 या 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं तो यह तो स्वाभाविक है कि एक दिन में आखिर यह बैलेट बॉक्स जमा नहीं हो पाएगा। कहीं किसी भी सूरत में यह बैलेट बॉक्स हो, बीयू हो या सीयू हो, वो जमा नहीं हो पाएगा और कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आधी रात के बाद जमा होते हैं तो भी दिक्कत होता है। यहाँ पर प्रशासनिक सवाल भी उठ जाते हैं। माना जाता है कि अगर निर्वाचन आयोग की ओर से कलेक्शन सेंटर की संख्याएं बढ़ा दी जाती है तो आखिर कितना बढ़ा दिया जाएगा? ज़रा सोचने वाली बात है कि कलेक्शन सेंटर भी काफ़ी मायने रखता है, जहाँ पर ईवीएम को काफ़ी निगरानी तौर पर रखा जाता है, उसे क्लोज किया जाता है, उसे सील मुहर किया जाता है, सील बंद किया जाता है। लेकिन अगर सभी जगहों पर अगर कलेक्शन सेंटर बना दिया जाता तो क्या गारंटी सुरक्षा की रह जाएगी कि वहाँ आखिर इसमें कुछ हेर फेर नहीं हो पाएगा? यहीं पर सवाल खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों। ये तो मैं बिल्कुल ही सत्य और प्रमाण के साथ कहना चाहूँगा कि अगर 1 या 2 चरण में बिहार में चुनाव होते हैं तो ये बात सत्य है कि राजनीतिक दलों को इसका लाभ मिल जाएगा। जहाँ पर तमाम मतदाता जो बिहार से बाहर में रहकर रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं, उन सभी को पर्व में बिहार आने का मौका मिलेगा और इस पर्व में ही आकर वो अपना मतदान कर लेंगे। परंतु कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।
बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर जब सड़कें जाम हो जाएगी तो आम जनता की भी परेशानी काफ़ी बढ़ जाएगी। मेरा देखा हुआ हाल है और बिल्कुल ही जीता जागता मैं दावे के साथ एक जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जब ईवीएम जमा करने की बातें आती है उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। 3-3 से 4-4 घंटे सड़क जाम हो जाते हैं गाड़ियों से, क्योंकि गाड़ियों की संख्या अधिक होती है, अधिक पोलिंग पार्टी होते हैं। साथ ही साथ एक बूथ पर अगर कह दिया जाए तो एक बूथ पर कम से कम 15 प्रशासन के साथ पोलिंग पार्टी मौजूद होते हैं और इस तरह से गाड़ियों की संख्या हज़ारों लाखों में होती है पूरे बिहार भर में। एक ज़िले में करीब-करीब 5-5 हज़ार गाड़ियाँ होती है। इस आधार पर ज़रा सोच लिया जाए कि आखिर 5,000 गाड़ियों को एक समय में ही चलने के लिए आखिर कितने रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जितने भी रूट हैं सभी रूट में चुनाव होते हैं, मतदान केंद्र सभी रूटों में होते हैं। इसलिए कलेक्शन गाड़ी हर बूथ पर जाना अनिवार्य हो जाता है। इस आधार पर आखिर राजनीतिक दलों की ओर से जो सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि 1 या 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाए, वह राजनीतिक दलों के लिए अच्छा हो सकता, बिहार की आम जनता के लिए अच्छी नहीं और साथ ही साथ चुनाव कर्मियों के लिए, निर्वाचन कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। दोस्तों, यह है आज की खबर। साथ ही आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या एक चरण में चुनाव होना आम जनता के साथ साथ निष्पक्षता के लिए सही उतर पाएगी? कई चरणों में चुनाव होना क्या ये सही रहेगा? आप अपनी यहाँ पर राय दीजिए कमेंट के माध्यम से कि चुनाव एक चरण में होनी चाहिए या फिर 5 चरण में कम से कम होनी चाहिए। और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।